Hello everyone, welcome to Dakshina e-classroom program. So in last lecture we discussed about Bohr model. तो Bohr model में अपन ने different expressions देखे कि energy का potential energy, kinetic energy and all those things actually speed of electron in any orbit and like that, is it? And we also derived expression for frequency, time period, current and magnetic field due to the moving electron in the orbit. So let's continue with the same thing. Actually now we are going to see it's a few more terms, that is ionization energy and ionization potential. तो इनका मीनिंग क्या है पहले वो समझते हैं. एक्चुअली आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल, राइट. सो आयोनाइजेशन, फर्स्ट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, राइट. ओके, इसको समझने के लिए थोड़ा देखते हैं. तो यहाँ पे क्या है, लेट्स से दिस इज अ न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड दिस इज हाइड्रोजन. सो इलेक्ट्रॉन इज देयर एक्चुअली इन एनी ऑर्बिट. तो अभी अपन ने देखा कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज गिवन बाय -13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्लियर. एंड हम ये मानते हैं कि अगर ये अभी फर्स्ट ऑर्बिट में होगा देन एनर्जी इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस, राइट, दैट टू. इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं बेसिकली कि अगर आप इन्फिनिटी से एक इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट में लेकर के आते हो तो उतनी एनर्जी, या नेगेटिव का मतलब होता है कि इतनी एनर्जी रिलीज कर दी गई है, राइट. तो आयोनाइजेशन का मतलब है कि अगर इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से दूर, मतलब इस एटम से बाहर निकालना है, जिसको हम लाइक इन फिजिक्स टर्म उसको अपन बोलते हैं कि हमने इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट से इन्फिनिटी सेंड कर दिया. बाहर निकालने का मतलब हमारा रहता है सीधा सीधा इन्फिनिटी पे, एक्चुअली दैट वी आर सेंडिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इन्फिनिटी लाइक दिस फर्स्ट ऑर्बिट टू इन्फिनिटी. तो उसके लिए जितनी एनर्जी हमें इस इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, आपने लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा होगा बाइंडिंग एनर्जी, इज इट, राइट, कि बाउंडेड एनर्जी, कि कोई भी दो पार्टिकल कितनी एनर्जी से बाउंडेड है. ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशन चैप्टर में भी अपन पढ़ते हैं. तो उसी हिसाब से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है तो इसकी एनर्जी ये है. इसका मतलब ये होता है कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से या एटम से बाउंडेड है विद दिस मच एनर्जी. अब डिपेंडिंग ऑन कौन सी ऑर्बिट में है, कौन से, तो उसके हिसाब से उसकी एनर्जी कितनी एनर्जी से बाउंडेड है, दैट विल बी लाइक डिफरेंट, इज इट. तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है बेसिकली इट इज द एनर्जी needed to be supplied to an electron for sending it to infinity from ground state. मतलब ग्राउंड स्टेट से इस इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी तक भेजने के लिए जितनी एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी वो एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, राइट. सो दैट इज कॉल्ड. तो अपन लिख सकते हैं एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट और एनर्जी इन n इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर हाइड्रोजन एटम, राइट. किसी भी जनरल एटम के लिए भी, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट आई एम राइटिंग दिस डेफिनेशन फॉर हाइड्रोजन एटम. डेफिनेशन इज सेम एक्चुअली, इज इट. तो हाइड्रोजन एटम के लिए देखें, सो यू कैन राइट हियर फॉर हाइड्रोजन एटम. तो ये हो गई इसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी. क्लियर. अगर ये इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पर होगा तो इन्फिनिटी पे क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 0. हम ये मान के चलते हैं. पोटेंशियल एनर्जी आप देख सकते हो एक्चुअली दैट विल बी आल्सो 0. तो टोटल एनर्जी जो इन्फिनिटी पे मानते हैं दैट यू कैन राइट इट इज इक्वल टू 0, राइट. तो अभी हमें कितनी एनर्जी सप्लाई करनी है, सो डेल्टा ई, इज इट, दैट यू कैन राइट ई इन्फिनिटी माइनस ई ग्राउंड स्टेट, दैट इज इक्वल टू 0 माइनस ऑफ -13.6, दैट इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो अब मैं बोलता हूँ कि व्हाट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, दैट इज इक्वल टू दिस. सो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्लियर.
और ये एनर्जी का मतलब हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि कितना इफेक्टिवली इसको पोटेंशियल, इतनी एनर्जी देने के लिए कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाना होगा या कितना पोटेंशियल डिफरेंस देना होगा, या फिर ये एनर्जी कितने पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है, एक चार्ज को एक इलेक्ट्रॉन को कितने पोटेंशियल डिफरेंस से लाइक एक्सीलरेट करा जाए कि वो इतनी एनर्जी गेन कर लेगा. इज इट? सो फॉर दैट वी डिफाइन आयोनाइजेशन पोटेंशियल. आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब होता है इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एन इलेक्ट्रॉन एनर्जी इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी. इज इट? पोटेंशियल डिफरेंस required to provide an electron energy equal to ionization energy. राइट तो अपन को पता है एनर्जी का रिलेशन E. इज इट? यू कैन राइट E इज इक्वल टू व्हाट? Q इंटू V पोटेंशियल. इज इट? Q इज द चार्ज इंटू V इज द पोटेंशियल. सो यू कैन राइट द पोटेंशियल इज इक्वल टू E बाई, और यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें देन चार्ज विल बी लाइक फॉर इलेक्ट्रॉन. इज इट? Q इज रिप्लेस्ड बाई E. सो यू कैन राइट V इज इक्वल टू Q बाई E. right, or you can write delta V in terms of difference delta E by small e. राइट तो अभी अपने पास अगर हाइड्रोजन के लिए लेते हैं तो हमने पता है डेल्टा ई आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन के लिए कितनी है 13.6. तो हाइड्रोजन के लिए आयनाइजेशन जो बेसिकली पोटेंशियल होगा वो मैं क्या लिखूंगा? आयोनाइजेशन पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन वो लिख सकते हैं डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस दिस इज इक्वल टू डेल्टा ई 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय ई इलेक्ट्रॉन. सो दिस इलेक्ट्रॉन गेट्स कैंसल एंड दैट कम्स आउट टू बी 13.6 voltage. So ionization potential for hydrogen atom is 13.6 voltage. Right? Exactly same manner we can do actually, like definition will remain exactly same. आपको अगर पूछा जाता है ionization potential for let's say helium, lithium, beryllium and all that, so we can do that too also. So let's say first example, calculate ionization energy and potential for helium plus ion. Right? Because this helium plus is hydrogen like atom and we can use those relations only for hydrogen like species. अगर helium की बात करते हैं then things will be different actually, because there your Bohr model will not be valid. So take care of that, remember that thing in your mind. Right? तो अभी यहाँ पे देखते हैं तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा. देखो हमें ये पता है, लेट्स राइट. सो एनर्जी ऑफ एक्चुअली हीलियम प्लस, उसके लिए क्या लिख सकते हैं हम? -13.6 divided by n square into z square. And what is z for helium? So we know actually z for helium is equal to 2. तो एनर्जी ऑफ हीलियम कितना आ जाएगा? प्लस इज इक्वल टू -13.6 divided by n square into z is equal to 4. Right? So and this comes out to be 54.4 minus divided by n square electron volt. राइट अब इसके लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी तो वो क्या होगा? फाइनली E इंफिनिटी यू कैन राइट एक्चुअली E ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी हो जाएगी? -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. E infinity is equal to 0. So delta E you can write ionization energy. This is equal to what? 54.4 electron volt. तो ये क्या आ गई? सीधा ionization energy. करेक्ट. आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सिंपली डेल्टा V और आयोनाइजेशन पोटेंशियल
this you can write simply delta E by E. तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन that will be 54.4 वोल्ट. तो ये हो जाता है तुम्हारा आयोनाइजेशन पोटेंशियल. तो आप ऐसे किसी भी एटम के लिए, बट रिमेंबर दैट आवर फार्मूला मस्ट बी वैलिड फॉर दैट, फॉर कैलकुलेटिंग एनर्जी ऑफ दैट एटम और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट एटम इन ग्राउंड स्टेट, and in infinity it will be always zero for any atom actually. So this is about the term ionization energy and ionization potential. If it is asked, you should be in position to answer this. Okay, so the next is excitation energy or excitation potential. ये भी टर्म्स हैं, कभी कभी आपको पूछ ली जाती हैं, सो यू शुड अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग. तो पहले देखते हैं कि एक्साइटेशन का मतलब क्या होता है, जो कि आई थिंक आपको अभी तक क्लियर हो जाना चाहिए, बट स्टिल आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन. एक्साइटेशन क्या है बेसिकली, कि अगर कोई भी, लेट्स से दिस इज न्यूक्लियस एंड इज इट, सो हियर योर इलेक्ट्रॉन इज देयर इन सम लोअर एनर्जी स्टेट. If it is jumping to or moving to some higher energy state, then definitely it will require some energy, right? Or this process of absorbing some energy, is it, from external source or from external, is it, and by this electron and jumping to higher energy state from lower energy states is simply termed as excitation. Clear? So the process of absorption of energy by an electron and jumping to higher energy level, higher level from lower level is called as excitation. राइट तो यहाँ पर भी क्या होगा कि डिपेंडिंग ऑन कि कहाँ से कहाँ, कौन सी एनर्जी स्टेट से कौन सी एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, उसके हिसाब से उसको क्या होगी, इसकी एक्साइटेशन एनर्जी भी अलग अलग होगी, इज इट. तो एक्साइटेशन एनर्जी क्या होगी, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट, इनिशियल लोअर एनर्जी स्टेट टू फाइनल लोअर एनर्जी स्टेट, इज इट. सो एक्साइटेशन एनर्जी of energy required, is it, or you can say absorbed by electron to jump from lower energy state to higher energy state. तो जो एनर्जी चाहिए एक्चुअली रिक्वायर्ड है, वो दैट एनर्जी वी कॉल एक्साइटेशन एनर्जी, इज इट. तो मैं मान लेता हूँ, लेट से लेट इनिशियल स्टेट एनर्जी इक्वल टू ई आई and final state energy, let's say E final. Then we will write excitation energy, E excitation is equal to E final minus E initial, because definitely in case of excitation your electron will be moving from lower energy state to higher energy, so always the final energy will be higher. So the difference in energy, is it, if electron is jumping from here to there, in this situation you can say in this second, is it, n is equal to 2, second 2 principal quantum number to jumping to 4th principal quantum number, so in this case also its energy will be increasing. तो वो कहाँ से increase हो गई, इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या बाहर से उसको कुछ मिलनी चाहिए, तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, दैट इज द इक्वल टू द डिफरेंस इन देयर एनर्जी, इज इट, एंड दिस एनर्जी वी डिफाइन सिंपली एक्साइटेशन एनर्जी, इज इट. और यू कैन राइट एक्साइटेशन पोटेंशियल सिंपली
it is the potential difference is it equal, it is the potential difference which can provide an electron energy equivalent to excitation energy. मतलब कुछ पोटेंशियल डिफरेंस से एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करते हैं. अगर v पोटेंशियल डिफरेंस से एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया जाता है तो उस सिचुएशन में जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है वो होता है E इंटू वी. अगर जब ये v हमें फाइंड करना है, v दैट पोटेंशियल कि EV जो एनर्जी है वो एक्साइटेशन एनर्जी के बराबर हो जाए, देन दिस v इज टर्म्ड एज योर एक्साइटेशन पोटेंशियल. क्लियर? तो यहाँ पे क्या, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस विच कैन प्रोवाइड एन इलेक्ट्रॉन एनर्जी इक्विवेलेंट टू एक्साइटेशन एनर्जी. तो इफ v इज द potential difference required, then we can write delta E is equal to what? E into V, right? Or delta E is equal to what? You can write this delta E, this you can write equal to E final minus E initial, and this implies your excitation potential equal to E final minus E initial divided by E. This E is charge of electron and this is called excitation potential. Okay, remember here actually यहाँ पे क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन initially this n is equal to 1 is called ground state, n is equal to 2 is called first excited state, n is equal to 3 is called सेकेंड एक्साइटेड स्टेट. तो ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में भेजने के लिए उसको अपन बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी, इज इट, और एक्साइटेशन एनर्जी. सिमिलरली अगर ग्राउंड स्टेट से सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में भेजने के लिए हम उसको बोलेंगे सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी, राइट. सो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, दिस यू कैन राइट E1 और डेल्टा E1, दिस इज इक्वल टू व्हाट, E, ये क्या होगा फर्स्ट के लिए ग्राउंड से, दिस इज ग्राउंड, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ N लाइक E1, सो दिस इज डेल्टा E1 फर्स्ट एक्साइटेड. तो ये क्या हो जाएगा ग्राउंड स्टेट एनर्जी और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट माइनस E ग्राउंड, राइट. जिसको आप ऐसे लिख सकते हो, इफ आई राइट इट फॉर हाइड्रोजन एटम और मे बी हाइड्रोजन लाइक एटम. देखो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए क्या हो जाएगा -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n क्या हो जाएगा, डेफिनेटली इट्स 2 स्क्वायर, माइनस ये क्या हो जाएगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई ग्राउंड स्टेट मीन्स 1. इज इट क्लियर? तो ये कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू, ये प्लस हो जाएगा तो मैं इसको 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाहर ले लेता हूँ, 1 माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर एंड दैट विल बी योर एक्चुअली. सो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी यू कैन राइट दिस इज 3/4 इंटू 13.6 जेड स्क्वायर, और जिसको आप लिख सकते हो डेल्टा E इज इक्वल टू 3 टाइम्स 3.4 इंटू जेड स्क्वायर and this is equal to 10.2 into z square. तो ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी. क्लियर? मतलब देखो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, अगर n इज इक्वल टू 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में है तो वो अपन बोलते हैं ग्राउंड स्टेट में है. 1 से 2 में जंप कर रहा है देन वी से इट्स इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. If it is jumping from 1 to 2, n is equal to 3 basically,
तो उस सिचुएशन में बोलते हैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट। जब वो 1 से 3 में जा रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम 1 and 3 आई मीन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो व्हेन इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग फ्रॉम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 to 3, let's say when electron is jumping from principal quantum number 1 to principal quantum number 3, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, दिस इज कॉल्ड सेकंड एक्साइटेशन स्टेट। इसके लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो क्या होगी, एनर्जी दैट इज योर सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी। क्लियर? और वो क्या हो जाएगी, सिंपली यहाँ की एनर्जी माइनस यहाँ की एनर्जी। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, n बराबर 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की एनर्जी माइनस n इक्वल टू 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की एनर्जी। तो ये एनर्जी का डिफरेंस जो आएगा वो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। 3 minus 1 will be your second excitation energy. Similarly 4 minus 1 will be your third excitation energy. तो जब energy है divided by E will be equivalent to your excitation potential. So I hope these terms should be clear to everyone. तो ये छोटे छोटे terms हैं, excitation energy, excitation potential, ionization energy, ionization potential. Ionization में हम सीधा बाहर करते हैं इलेक्ट्रॉन को, ग्राउंड स्टेट से सीधा इन्फिनिटी मतलब एटम से ही बाहर करते हैं। एक्साइटेशन में क्या करते हैं, ग्राउंड स्टेट से या तो उसको नेक्स्ट एनर्जी लेवल मतलब n इक्वल टू 2 में भेजेंगे, या फिर n इक्वल टू 3 में भेजेंगे, या n इक्वल टू 4 में, तो मतलब लोअर एनर्जी स्टेट से हम उसको हायर एनर्जी स्टेट में भेजते हैं। सो दैट इज योर एक्साइटेशन। तो जो एनर्जी का डिफरेंस आएगा दैट इज योर एक्साइटेशन एनर्जी। अब कौन सी एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है उसको हम बोलेंगे दैट विल बी द, if it is moving to second excited state, then I will say this energy required is called second excitation energy. Clear? Or that energy divided by E, charge of electron, will be equal to excitation potential. So this is about these terms. Okay, see here we have one problem. Find the ratio of ionization energy of Bohr's hydrogen atom and doubly ionized lithium atom. Is it? तो यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी अभी अपन ने देख लिया। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या था बेसिकली, जो हाइड्रोजन एटम के लिए देखें तो हाइड्रोजन एटम के लिए इसको जो ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी तक भेजने के लिए एनर्जी चाहिए वो क्या है, हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी। तो पहले तो मैं लिख देता हूँ फॉर हाइड्रोजन एटम एनर्जी क्या लिखता हूँ, ई एन इज इक्वल टू माइनस 13.6 बाई एन स्क्वायर। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, पहले ई वन क्या आ जाएगा माइनस 13.6, ई इन्फिनिटी यू कैन राइट माइनस दिस इज इक्वल टू 0। सो आयोनाइजेशन एनर्जी दिस इज इक्वल टू व्हाट, ई इन्फिनिटी माइनस ई वन एंड दैट कम्स आउट टू बी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Clear? Similarly for lithium plus 2 ion, I will write E1 is equal to what, minus 13.6 divided by this is a 1 square into Z square, that is equal to 9. Is it clear? So this is basically minus 13.6 into 9 and E infinity will be also 0 here. तो इसके लिए E ionization for lithium plus, so this will be equal to E infinity minus E1, that comes out with 13.6 into 9. Clear? So now it is asked ratio of ionization energy of hydrogen atom and lithium ion. So we can write E ionization hydrogen divided by E ionization, this is lithium plus 2, this is equal to what, 13.6 divided by 13.6 multiplied by 9, that is equal to 1 by 9. This is your answer. तो आपको अगर आयोनाइजेशन एनर्जी पोटेंशियल, एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन पोटेंशियल, इनका अगर सिंपल मीनिंग आपको पता है, मतलब क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, things are very easy, very straightforward, right? Okay, let's see another case. Actually here we have one more problem. So it is saying a doubly ionized lithium atom. So basically this is hydrogen like atom, is it? So atom we are having Li plus 2, okay, जो कि hydrogen like है, and we know its Z is equal to 3. Clear? Now
Find the wavelength of radiation required to excite the electron in Li2 plus from first to third Bohr orbit. तो क्वेश्चन तो आसान है लेकिन हमने पहले ऐसा प्रॉब्लम नहीं किया है. सो लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन यू कि हो क्या रहा है. सो दिस इज n इज इक्वल टू 1 लिथियम आयन है ये. दिस इज लिथियम प्लस 2 इज इट. तो अभी इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 में है. ये बोल रहे हैं वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन. अब इसको कहाँ भेजना है? 1 से 3. सो मीन्स वी आर सपोज टू सेंड इट फ्रॉम हियर टू देयर. n इज इक्वल टू 3. तो यहाँ पे अभी आप समझ सकते हो कि ये क्या जा रहा है, फर्स्ट लाइक ग्राउंड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट में. क्लियर. अब ये यहाँ जाएगा तो क्या होगा? डेफिनेटली इसकी एनर्जी बढ़ रही है. इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ रही है तो हमें क्या करनी पड़ेगी? एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी. अब वो एनर्जी हम यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एक फोटोन के द्वारा. एक फोटोन गिरा करके इस पर वो एनर्जी दे रहे हैं. तो वो जो फोटोन होगा, एक रेडिएशन होगा बेसिकली, उसकी वेवलेंथ कितनी होगी ये आपको यहाँ पे पूछा गया है. क्लियर. सो वंस यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम आई थिंक इट्स अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड इज इट. तो मैं मान लेता हूँ पहले तो हाइड्रोजन लाइक लिथियम के लिए मैं En क्या लिखूंगा? इट्स माइनस 13.6 मल्टीप्लाइड बाई 9 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर. क्लियर. तो E1 कितना हो जाएगा? E1 इज इक्वल टू माइनस 13.6 मल्टीप्लाइड बाई 9 एंड E3 विल बी माइनस 13.6 मल्टीप्लाइड बाई 9 डिवाइडेड बाई 9 दैट इज इक्वल टू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये अपने पास दोनों एक्साइटेड मतलब लाइक दोनों ऑर्बिट्स में एनर्जी आ गई. क्लियर. अभी इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां भेजना है तो कितनी एनर्जी इसको सप्लाई करनी है? एनर्जी इज इट रिक्वायर्ड टू सेंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड बोर ऑर्बिट. तो वो आप लिख सकते हो डेल्टा E इज इक्वल टू व्हाट? E3 माइनस E1 एंड दैट इज इक्वल टू दिस. बेसिकली जो अपन लिख सकते हैं 13.6 मल्टीप्लाइड बाई 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये अपने पास एनर्जी आ गई. क्लियर. इतनी एनर्जी हमें चाहिए इसको सेंड करने के लिए. ऑलराइट. अब ये एनर्जी हम कैसे दे रहे हैं? बाय सम रेडिएशन. तो मतलब ये एनर्जी क्या होनी चाहिए? एक अगर रेडिएशन है मतलब एक फोटोन है उसकी एनर्जी इतनी होनी चाहिए. तो उसके लिए उसकी क्या वेवलेंथ का रिलेशन क्या होगा? तो अपन लिख सकते हैं एनर्जी h न्यू एंड दैट वी कैन राइट hc बाय लैम्डा. इज इट क्लियर. तो यहां से मैं डेल्टा E लिखता हूं तो मेरा जो लैम्डा आ जाता है, लैम्डा इज इक्वल टू hc डिवाइडेड बाय दिस डेल्टा E. और यहाँ पे ये hc की वैल्यू हम जब लाइक रख करके हमारे पास सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है. सो इट्स 12,420 डिवाइडेड बाय डेल्टा E इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये सीधा लैम्डा अपने पास एंगस्ट्रम में आ जाता है. क्लियर. तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू हम रख देते हैं. सो आई एम लाइक सॉरी दिस डेल्टा E की. सो इट्स 12,420 डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 13.6 multiplied by 8. We can simplify it actually and we get the answer here. I am directly writing it. It's equal to some 113.74 angstrom. सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड. देखो हो क्या रहा है यहाँ पे? लिथियम 2 प्लस आयन है दैट इज लाइक योर हाइड्रोजन लाइक एटम. Z इज इक्वल टू 3. यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट इज इट बोर ऑर्बिट में भेजना है. अब आप समझ रहे होंगे यहाँ पे कि फर्स्ट से यहाँ थर्ड में भेजना है तो डेफिनेटली इसको क्या है? एनर्जी सप्लाई करनी है बिकॉज दिस इज एक्साइटेशन सिचुएशन. तो एक्साइटेशन में क्या होता है? एनर्जी हमें सप्लाई करनी होती है. तो वो एनर्जी कहाँ से मिल रही है? रेडिएशन के द्वारा. तो वो रेडिएशन जो इसको हम दे रहे हैं एक वेवलेंथ या इसको हम फोटोन बोल सकते हैं. तो उस फोटोन की एनर्जी कितनी होनी चाहिए या फोटोन की वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए वो अपन देख सकते हैं कि इतनी एनर्जी चाहिए और वो फोटोन से मिलेगी. तो फोटोन की एनर्जी दिस. तो उसमें हमें वेवलेंथ चाहिए. तो सी तो क्या होगा? सिंपल सेम स्पीड ऑफ लाइट. तो यहाँ से हम लैम्डा को ये रीअरेंज करके और इसकी वैल्यू जब सब्सटीट्यूट करके ये स्टैंडर्ड रहता है क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें काफ़ी आगे पड़ती है. तो हम इसकी सॉल्व करके एक स्टैंडर्ड फार्मूला लिख लेते हैं. दैट इज इक्वल टू 12,420 डिवाइडेड बाई डेल्टा E
in electron volt, then directly it will come in angstrom. Delta E ये value रख देते हैं basically this, and substituting and we are solving and getting this 113.74 angstrom. You check the calculation. So this is about this problem. I hope you are clear with this actually. Okay, so we have here next problem. The first excitation potential of hypothetical hydrogen like atom is 15 volt, right? So means I can say its first excitation energy, is it? You can write delta E, excitation energy will be 15 electron volt. Find third excitation potential of the atom. So let ground state एनर्जी बी ई नॉट. मान लेते हैं कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी ई नॉट है. उस सिचुएशन में दैट विल बी एक्चुअली माइनस ई नॉट. सो आई कैन राइट ई एन इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ई नॉट डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, राइट. एंड इन दिस केस थर्ड एक्साइटेड, तो पहले तो इसके लिए 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, you can write E1 is equal to what, minus E naught. मैं सीधा ग्राउंड स्टेट एनर्जी E naught मान लिया हूँ. Then what will be like E2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मीन्स n is equal to 2. तो E2 क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस E naught डिवाइडेड बाई 4. Clear? So first excited like energy is this. I can write this is equal to what, E2 minus E1, that is minus E naught by 4 plus E naught. This is equal to 15 electron volt, right? तो ये अपने पास कितना हो जाता है basically 4 minus 1, so it's 3 E naught equal to 60 electron volt. This implies E naught is equal to 20 electron volt. So basically we got the ground state energy of this hypothetical hydrogen like atom. Clear this? Now it is asking the third excitation potential. तो पहले तो बताओ थर्ड एक्साइटेशन देखो, न्यूक्लियस फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, मतलब ग्राउंड n इज इक्वल टू 1 2 3 4. ये बोल रहा है थर्ड एक्साइटेशन. थर्ड एक्साइटेशन का मतलब क्या होता है, दिस इज फर्स्ट एक्साइटेशन, दिस इज सेकेंड एक्साइटेशन, दिस इज थर्ड एक्साइटेशन. क्लियर? तो मतलब कहाँ से मूव कर रहा है, 1 से n इज इक्वल टू 4 में, राइट. सो आई कैन राइट थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी वो क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू व्हाट, E4 minus E1. Clear? And this is equal to minus E naught by 16 minus minus plus E naught. Clear? And this comes out to be 15 by 16 into E naught. E naught की वैल्यू अपने पास 20 है, and this is equal to how much? So this is 15 multiplied by 20 divided by 16. Clear? And this is 5, this is 4, and so delta E, third excitation energy, is equal to 75 by 4 electron volt, and excitation potential आप लिख सकते हैं 75 by 4 volt. You can understand this easily. So this is your problem. यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, अपन को एक हाइपोथेटिकल एटम दिया गया है. यहाँ पे तरीका क्या है कि उसकी फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ये दे रखी है. फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब भी आपको समझ में आना चाहिए, n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 के लिए. तो हमें ये भी नहीं पता है कि एटम क्या है, हाइड्रोजन लाइक है, बट वी डोंट नो एग्जैक्टली. तो हम सीधा सीधा मान लेते हैं कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी इसकी ई नॉट है. उस सिचुएशन में nth लाइक ऑर्बिट की एनर्जी ये लिख सकते हैं 1 2. तो अपने जो फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल से एनर्जी लिख लिए, तो ये एनर्जी हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू दिस. तो इसको सॉल्व करके अपने पास ई नॉट आ गया.
अब ये पूछ रहे हैं यहाँ पे थर्ड एक्साइटेशन। थर्ड एक्साइटेशन का मतलब पहले अपन को समझना होगा, तो वो कहाँ से, n=1 से n=4 के लिए। तो ये एनर्जी अपन सीधा सीधा लिख सकते हैं, थर्ड एक्साइटेशन दिस इज E4 माइनस E1 एंड दैट कम्स आउट टू बी दिस। और E0 की वैल्यू अपन ने पहले ही कैलकुलेट कर ली, सिंपली सब्स्टिट्यूटिंग एंड सॉल्विंग। सो वी आर गेटिंग एक्साइटेशन एनर्जी, इसको E से डिवाइड कर देंगे, देन वी विल गेट एक्साइटेशन पोटेंशियल दैट इज कमिंग आउट टू बी 75/4 वोल्ट. Right, so this is about this problem. I hope you clear this, understood this. Let's see, we have another interesting problem here. Actually, the energy level diagram for hydrogen like atom is shown below. यहाँ पे आपको एक हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम, मतलब कि अलग अलग ऑर्बिट्स की जो एनर्जी होंगी वो आपको एक डायग्राम में दिखाई गई हैं हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए. So that diagram is shown here. Let's see its solution. तो यहाँ पे जो n=1 के लिए है एनर्जी दैट इज -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 के लिए है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -1 so on. Is it? So this is all information. So let यहाँ पे मान लेते हैं atomic number of hydrogen like atom, is it? ये Z जो कि फर्स्ट पार्ट में अपन को Z ही पूछा गया है, तो उस सिचुएशन में हम क्या लिख सकते हैं, En=what -13.6 into Z² by n², because this is standard formula for energy of nth orbit for any hydrogen like atom. और ये एनर्जी अपन को यहाँ पे बहुत सारे ऑर्बिट के लिए मालूम है. क्लियर? सो we know energy means Z is simple to calculate. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं part 1, E1 is equal to -54.4, this is equal to -13.6 into Z² divided by 1. Clear? 1 square. तो यहाँ से अपने पास आ जाता है this implies Z is equal to 2. Clear? ये यहाँ पे सब डिवाइड करेंगे तो ये इट कम्स आउट टू बी लाइक 4, देन Z² इज इक्वल टू 4 एंड Z इज इक्वल टू 2. तो अपने पास ये क्या आ गया, दिस इज ए हीलियम एटम एक्चुअली, राइट. सो वी गॉट द फर्स्ट पार्ट दैट इज Z इज इक्वल टू. इफ आयोनाइजेशन initially atom is in ground state, determine first excitation potential and its ionization energy. तो देखो फर्स्ट यहाँ पे तो अपन को सीधा सीधा एनर्जी भी दे रखी है एनर्जी लेवल डायग्राम में. फर्स्ट एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट, एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एनर्जी ऑफ दिस. तो अब अपन को लाइक पूछा गया एनर्जी ऑफ लाइक ऑर्बिट एक्चुअली, नॉट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. नाउ इट इज टॉकिंग अबाउट लाइक सेकेंड पार्ट में इन्होंने पूछा है. सो मान लेते हैं कि इनिशियली एटम ग्राउंड स्टेट में है, फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल. तो फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल के लिए हमें क्या चाहिए, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, एंड फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी दिस इज फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी. तो वो क्या लिखेंगे, डेल्टा E1 दैट इज इक्वल टू E2 माइनस E1. तो वो आ जाएगा आपके पास बेसिकली -13.6 माइनस प्लस 54.4. क्लियर? तो डेल्टा E फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी लिख सकते हैं अपन, डेल्टा E इज इक्वल टू -13.6 माइनस प्लस 54.4. तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. सो 14 माइनस 6 दिस इज इक्वल टू 8 एंड दिस इज 3 माइनस 3 0 पॉइंट एंड दिस इज 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये आ गई फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट की एनर्जी. देन व्हाट विल बी द पोटेंशियल. सो यू कैन राइट फर्स्ट excitation potential that is equal to 40.8 वोल्ट. सीधा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दो तो वो अपना सीधा पोटेंशियल आ जाता है, दैट इज 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एंड 40.8 वोल्ट इज योर पोटेंशियल. ए पार्ट सेकेंड का बी में पूछा गया है इट्स आयोनाइजेशन पोटेंशियल. तो आयोनाइजेशन एनर्जी निकाल लेते हैं. आयोनाइजेशन एनर्जी वो क्या होती है, E∞ माइनस E1, और ये क्या होता है 0 माइनस ऑफ माइनस 54.4 दैट इज इक्वल टू 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल स्ट्रेट फॉरवर्ड
that comes out to be 54.4 volt. Just simple, straightforward. See, third case, इसमें पूछा गया है कैन इट एब्जॉर्ब ए फोटोन ऑफ 42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, दैट्स गुड क्वेश्चन. अभी यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है. लेट मी एक्सप्लेन यू दैट. तो इसमें होता क्या है एक्चुअली कि एक इलेक्ट्रॉन है, ये दे रखा है पहले ग्राउंड स्टेट में. क्लियर? तो अब यहाँ से क्या होगा, मिनिमम जो इसको एनर्जी चाहिए फर्स्ट एक्साइटेशन के लिए वो कितनी चाहिए, यहाँ से यहाँ जंप करने के लिए, दैट इज इक्वल टू 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसकी जो एनर्जी है वो है 42, तो मतलब यहाँ से तो ज़्यादा है. क्लियर? लेकिन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, ये यहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो थोड़े से अलग होते हैं, वो ध्यान से सुनिएगा. यहाँ पे ये बता रहे हैं अभी आपको. देखो, अभी ये तो हो गया न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन मान के चलते हैं यहाँ पर है, तो वो क्या होगा, यहाँ से अगर ये जंप करता है तो या तो इसको यहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ से अगर जंप करता है तो यहाँ भी जा सकता है, यहाँ से जंप करके यहाँ भी जा सकता है. मतलब ये फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड में जा सकता है, थर्ड में जा सकता है, फोर्थ में जा सकता है, फिफ्थ में जा सकता है, सिक्स्थ में जा सकता है, सेवंथ में जा सकता है और इन्फिनिटी पर भी जा सकता है. बट कभी भी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं रह सकता. समझ में आ रही चीज़ें? मतलब इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी हम दे रहे हैं वो ऐसे होनी चाहिए कि वो यहाँ से किसी दूसरी ऑर्बिट में जंप कर जाए. क्लियर? तो अगर मैं इसको एनर्जी, इतनी एनर्जी डिफरेंस के बराबर दूंगा तो वो यहाँ से एनर्जी लेकर के यहाँ जंप कर जाएगा. अगर इसके बराबर दूंगा तो वो यहाँ से यहाँ जंप कर जाएगा. लेकिन अगर मैंने इन दोनों के बीच की जो एनर्जी है यहाँ से इतनी एनर्जी दे दी तो वो यहाँ तो रुक ही नहीं सकता ना. तो वो क्या करेगा, वापस आ जाएगा और फोटोन को वापस निकाल देगा. मीन्स उसको हम सिंपल टर्म्स में कहें तो फोटोन एब्जॉर्ब नहीं होगा. अंडरस्टैंडिंग इट? सो दैट इज द पॉइंट. तो अभी यहाँ देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक के लिए एनर्जी देख रहे हैं तो ये अपनी आ रही है बेसिकली दिस इज 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अगर मैं यहाँ से यहाँ की देखूँ तो ये कितना आ जाएगा, 1 से दिस एक्चुअली, सो दिस विल बी लाइक 0.4 गॉन, सो इट्स 48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और अगर यहाँ से 4 की बात करेंगे देन इट विल कम्स एक्चुअली इट विल बी लाइक 36 electron volt, and this from 1 to 4 it will be like 4 so it's 51 electron volt. तो अब देखो इसमें हो क्या रहा है एक्चुअली में, ये जो फोटोन हम बात कर रहे हैं एब्जॉर्ब करेगा या नहीं करेगा. सिंपल टर्म्स हैं, सिंपल रूल्स हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू लिसन देम केयरफुली. वही मैं आपको यहाँ बताया कि वो जो फोटोन एब्जॉर्ब होगा, अगर उसकी एनर्जी लेकर के इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है, मतलब उसके लिए कितनी एनर्जी होनी चाहिए फोटोन की, इतनी. तो अगर इतनी है तो वो यस एब्जॉर्ब करके यहाँ से कहाँ चला जाएगा, 2 में चला जाएगा. अगर वो एनर्जी इतनी है 48.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मीन्स दिस माइनस दिस एक्चुअली, सो इट विल बी दैट वन एक्चुअली. यस, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर जाएगा. अगर वो 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो यहाँ से वो यहाँ जंप कर जाएगा. अगर अब यहाँ पे सिचुएशन क्या हो रही है, अपने पास जो एनर्जी है वो है 42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये कहीं देख सकते हैं 40.8, 48.8, तो 42 में वो कहाँ जाएगा, बेसिकली कहीं यहाँ जाएगा. एंड दिस इज नॉट पॉसिबल. समझ में आया? तो मतलब क्या हुआ, मीन्स फॉर थर्ड केस, can it absorb a photon of 42 electron volt? The answer is no, it cannot. ध्यान रखने का ये कंसेप्ट है, आपको बता रहे हैं पहली बार, बिकॉज इट्स रिक्वायर्ड इन प्रॉब्लम. आगे भी आपको कई इस तरह के प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं, सो यू शुड अंडरस्टैंड दैट. तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये, बिकॉज आंसर इसका लिख सकते हो, बाय एब्जॉर्बिंग दिस द इलेक्ट्रॉन विल जंप टू समवेयर in between orbit 2 to 3 and where it can't stay, right? So you can write, by this 42 electron volt energy, electron will jump to middle means somewhere mid in the mid of
of n is equal to 2 to n is equal to 3, which is not possible. I'm like surviving of electron here is not possible, is it? So which is not possible, right? Okay, so this is all right. Next part है, can it absorb a photon of 56 electron volt? That's another good question. अब देखो यहाँ पे ये क्या है, या तो ये जब एब्जॉर्ब करेगा मतलब 40.8 का नो डाउट एब्जॉर्ब कर लेगा, 48.36 का यस एब्जॉर्ब कर लेगा, 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वो भी एब्जॉर्ब कर लेगा। मैक्सिमम कितना, लाइक यहाँ पे अगर इन्फिनिटी पे आयोनाइज करने के लिए इसको कितनी एनर्जी चाहिए, 54.4। तो अगर ये 54.4 का फोटोन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन होता तो उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता, लेकिन ये तो क्या है उससे भी ज़्यादा है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, यस इट कैन एब्जॉर्ब दिस आल्सो। उस सिचुएशन में क्या होगा, अगर ये इसकी एनर्जी एग्जैक्टली 54.4 होती तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके जस्ट आउटसाइड जीरो एनर्जी से, काइनेटिक एनर्जी इसकी एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो। लेकिन अगर ये 56 है तो क्या होगा, जो 54.4 तो इसको कंज्यूम हो जाएगी, यहाँ से बाहर आने में कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास बची रहेगी, उससे दौड़ता रहेगा। सो यस दिस विल बी एब्जॉर्ब्ड एक्चुअली, right? So let me erase this part and we will see the next. तो आपको समझ में आनी चाहिए देखो चीज़ें यहाँ पे कि क्या हो रही हैं, क्यों हो रही हैं ऐसा, why it will absorb, why it will not absorb. You should understand that logically, clear? Because this problem is to make you understand things. It's तो बाकी चीज़ें इस तरह के मॉडल आते हैं, then you should be able to answer them. Okay, so radius of first Bohr orbit. तो इसके लिए देखो अपन को पता है रेडियस r इज इक्वल टू वॉट, 0.529 इंटू n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। क्लियर, ये होता है यहाँ पे फर्स्ट बोर ऑर्बिट। तो n बराबर क्या हो गया 1, z बराबर कितना है 2, तो रेडियस कितनी होगी 0.529 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस कम्स आउट टू बी 0.265 something angstrom. So this is the radius of first Bohr orbit. Kinetic energy, potential energy of electron in first Bohr orbit. Okay. देखो अपन को पता है कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे तो अपन को सीधा सीधा दे रखी है डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, तो यहाँ पे जेड की वैल्यू कितनी है 2 है। सो E1 तो सीधा सीधा दे रखा है, दैट इज -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर आपको याद हो एनर्जी से तो हमें ये मालूम है E इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दिस इज इक्वल टू व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी बाई 2, राइट। तो फर्स्ट बोर ऑर्बिट की अपन को एनर्जी E पता है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट इज सिंपली E, that is equal to what, I am like minus E, that is equal to 54.4 electron volt. And potential energy is equal to what, you can write potential energy is equal to 2 times of energy. So potential energy is equal to 2 times minus 54.4 and this comes out to be, this is 0.8810 minus electron volt. सो ये था आपका प्रॉब्लम। तो आई थिंक आपको समझ में आ जाना चाहिए चीज़ें अच्छे से। कुछ चीज़ें आपको नई यहाँ पे कि क्या है, कैसे करनी है, कौन सी सिचुएशन में कैसे क्या होती है कंडीशन, दैट यू शुड अंडरस्टैंड। सो दिस इज अबाउट दिस प्रॉब्लम। ओके, सो हियर वी हैव वन मोर प्रॉब्लम। Let's see that. So find the kinetic energy, potential energy and total energy in first and second Bohr orbit of hydrogen atom, right? If some condition is given, potential energy in first orbit is taken to be 0. तो अभी अपन देखते हैं कि पहले हाइड्रोजन एटम है अपने पास, न्यूक्लियस, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, सो ऑन, n इज इक्वल टू 1 2 3। तो अभी एनर्जी जो हाइड्रोजन एटम की होती है वो अपने पास टोटल एनर्जी इज -13.6 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। तो E1 आप लिख सकते हैं -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अभी हमने देखा कि E इज इक्वल टू व्हाट, काइनेटिक एनर्जी माइनस
दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। तो K1 में कितनी लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड P1 पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं P1 से लिख देता हूँ, इज इट, जस्ट टेक इट लेट्स से PE1, तो ये कितना हो जाएगा 13.6 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, दिस एंड दिस विल बी माइनस। ये है अभी कंडीशन नॉर्मल सिचुएशन में, अभी अपन ने ये कंडीशन को नहीं कंसीडर किया है। अब क्या कह रहे हैं ये, पोटेंशियल एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट इज टेकन टू बी जीरो। मतलब क्या हो गया कि यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी -27.2 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको जीरो करना है। समझ में आ रहा है चीज़ें, इसको जीरो कैसे करेंगे, जीरो करने का मतलब है कि इस ऑर्बिट में जो पोटेंशियल एनर्जी E1 है अभी -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर मैं इसी में +27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐड कर देता हूं तो ये कैंसिल होकर के टोटल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी जब इसमें इतनी ऐड होगी तो बाकी सब में भी उस हिसाब से ऐड हो जाएगी। डू यू अंडरस्टैंडिंग इट? लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन। देखो नॉर्मल सिचुएशन में ये कंडीशन होती है, एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट की ये लिख सकते हैं। हमें ये पता है एनर्जी का रिलेशन काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से ये मालूम है हमें। तो यहाँ से देखो तो काइनेटिक एनर्जी मेरी फर्स्ट ऑर्बिट की ये आ गई, पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट की ये आ गई, इज इट, माइनस हियर आल्सो। अब ये जो कंडीशन यहाँ पे दी गई है कि पोटेंशियल एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट इज टेकन टू बी जीरो, तो वो जीरो करने का मतलब क्या है, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है उसमें पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट की कितनी है -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मतलब इसको जीरो करने का मतलब होता है कि मैं इसमें एनर्जी इतनी ही ऐड और कर दूं प्लस में, तो माइनस प्लस ऐड होकर के जीरो हो जाएगा। क्लियर? तो उस सिचुएशन में फर्स्ट ऑर्बिट की पोटेंशियल एनर्जी तो क्या हो गई, जीरो हो गई। अब देखो ये इसका इन्फ्लुएंस बाकी सब चीजों पे कैसे फर्क पड़ेगा, टोटल एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट सॉरी काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टोटल एनर्जी तो क्या होगी, हर एक ऑर्बिट की हमारी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऐड होती जाएगी। दूसरी बात, ये जो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी मैंने इतनी फर्स्ट ऑर्बिट में ऐड की है, तो ये एनर्जी का इन्फ्लुएंस सभी ऑर्बिट में आएगा, तो उतनी ही एनर्जी, इतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी सभी ऑर्बिट में ऐड हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। क्लियर? सो देखो अभी इसका इफेक्ट कंसिडर करके मैं बोलता हूं। सो आफ्टर एडिंग 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस पोटेंशियल एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट, सही ना। तो उसके बाद देखो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, E1 मतलब K1, ये तो सेम ही रहेगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, 1 की जीरो हो गई, क्योंकि पहले माइनस थी, अब इतना ही ऐड कर दिया तो टोटल क्या हो गया, जीरो। अब टोटल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी तो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी भी कितनी आ गई, प्लस की 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इज इट क्लियर? सेकेंड ऑर्बिट के लिए जब हम बात करेंगे तो सेकेंड ऑर्बिट में जो पहले नॉर्मल सिचुएशन में या फिर इनिशियल सिचुएशन में, तो E2 क्या बोलेंगे, E2 इज इक्वल टू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी K2 आप लिख सकते हो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेंशियल एनर्जी PE2 इज इक्वल टू -3.4 इंटू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज इक्वल टू -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस में। ये पहले की है। अब अपन ने क्या किया है, जब ये एनर्जी इतनी यहाँ पे ऐड हुई है तो इतनी ही एनर्जी सब जगह ऐड होगी पोटेंशियल में, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, इज इट फाइनल मींस आफ्टर दिस एडिशनल इफेक्ट ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट, तो काइनेटिक एनर्जी K2 पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेंशियल एनर्जी 2 क्या हो जाएगा, दिस विल बी लाइक 6.8 माइनस का प्लस 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? तो अब इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0.2 माइनस 0.8, सो इट्स बेसिकली 0.4 एंड 6 माइनस, सो इट्स 0, 20.4। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑर्बिट 2 की हो जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Now its total energy will be what, kinetic energy plus potential energy, and that is equal to
3.4 plus 20.4, and this comes out to be E2 is equal to 23.8 electron volt. So this is your answer. This is all about this lecture. Let's continue from here onward in the next class. Thank you.